Here is the question of control accounts reconciliation, official question of AS level accounting. Last class we have previously discussed O level accounting questions, ताकि आपकी कंट्रोल अकाउंट्स को बनाने की प्रैक्टिस हो जाए. हमने 7-8 क्वेश्चंस किए थे और एक क्वेश्चन मैंने घर से आप लोगों को शायद होमवर्क के तौर पे दिया था, बट शायद वो आप लोगों ने कर लिया था या जो भी है. यहाँ पर आपके पास जून 2008 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2 पास पेपर में एग्जामिनर ने पूछा था. अगर किसी को यहाँ से व्यू क्लियर ना हो प्रोजेक्टर का, वो अपनी बुक में ऑन कर सकते हो. पेज नंबर क्या होगा है बता सकते हो? 38 पेज नंबर होगा आपके पास. जूनियर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस एट 1 मार्च 2008 वर एज फॉलो. प्लान है 2 क्वेश्चन हमने करने हैं, थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा. डेबिट बैलेंस दिया है 340,600, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 1960. इन दिस क्वेश्चन एग्जामिनर हैज़ गिवन 2 बैलेंसेस. वन इज़ आपके पास डेबिट बैलेंस एंड द सेकंड वन इज़ क्रेडिट बैलेंस. वन इज़ मेजर एंड सेकंड वन इज़ माइनर बैलेंस. पहले मैं यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मार्च 2008, मतलब आपके पास 2 बैलेंसेस दिए हुए हैं. इसका मतलब ये वाला बैलेंस डेबिट बैलेंस है और ये वाला बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है. और ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में डिफाइन भी कर दिया है. तो मैं इसको कहता हूँ दिस इज़ कॉल्ड मेजर यानी पॉजिटिव बैलेंस एंड दिस इज़ कॉल्ड माइनर यानी नेगेटिव बैलेंस. इसके बाद आपके पास नीचे दी हुई है क्रेडिट सेल्स. सही है. कैश सेल्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. कैश सेल्स इंक्लूड नहीं होती. अच्छा, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है आपके पास. क्रेडिट कस्टमर 6480, रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स और डिस्काउंट अलाउड. ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके पास. आपने इन चीज़ों को अपने अकाउंट में पुट ऑन करना है. तो सबसे पहले कौन सा पार्ट था आपके पास? पार्ट ए में से उन्होंने सिंपल रिक्वायरमेंट लिखी है कि भाई आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या करो, ड्रॉ करो. मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा भाई. ये क्या हो गया आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. ये कौन सी साइड है? ट्रेड रिसीवेबल्स. ये कौन सी साइड है? ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट साइड. याद रखिएगा हर वो चीज़ जिससे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेंगे यू कैन राइट ऑन डेबिट साइड. हर वो चीज़ जिससे ट्रेड रिसीवेबल्स कम होंगे वो आप क्या करोगे? क्रेडिट साइड. दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि ट्रेड रिसीवेबल कब बढ़ेंगे और कब कम होंगे. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव balances, 2 balances. One is balance brought down जो कितना दिया हुआ है 340,600. बैलेंस बैल नहीं लिखना, बैलेंस डॉट BD लिखना है और उसी के बराबर में बैलेंस ब्रॉट डाउन और आगे ब्रैकेट में CR यानी क्रेडिट बैलेंस 1960. कल के बाद जो मुझे क्वेश्चंस दिखाए थे कुछ बच्चे भाई वैल्यूज़ के नीचे वैल्यूज़ लिखनी है, वर्ड्स के नीचे वर्ड्स लिखना है, डेट्स के नीचे डेट्स लिखना है. बट इस क्वेश्चन में डेट की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इसका मतलब जो पहले डेट लिखी जाती है, फिर राइट एंड वर्ड्स लिखे जाते हैं, फिर अमाउंट लिखे जाते हैं. तो कल मैं काफ़ी बच्चों का आंसर्स चेक कर रहा था तो उन्होंने पता नहीं किस तरीके से किया हुआ था. तो ये थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग करते वक्त इशू क्रिएट कर सकता है. नेक्स्ट क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स का मतलब हो गया आपके पास उधार में बेचा है तो उससे ट्रेड सेल्स बढ़ेंगे, आज नहीं तो कल पैसे आएंगे 295,000. उसके बाद कैश सेल्स नहीं आता, उधार में बेचा था, सामान वापस आ गया. सेल्स रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 6480. रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, जिनको बेचा था उन्होंने बोला कि भाई पैसे दे दिए. रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 238,600. इसके बाद डिस्काउंट अलाउ, जिनको बेचा था उन्होंने बोला भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं तो कितने का डिस्काउंट अलाउ कर दिया? 3,000. ये जो वैल्यूज़ थी जितनी लिखनी थी मैंने लिख दी. अब नीचे उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं और विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सारा गेम ही पहले पॉइंट के अंदर है, ध्यान से समझ लेना. द रिसीट्स फ्रॉम, पहला पॉइंट लिखा है द रिसीट्स मतलब पैसे आए हैं. रिसीट्स मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं. रिसीट्स मतलब पैसे आ गए. आपके पास रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, जो रिसीट्स आई थी, जो पैसे आए थे ट्रेड रिसीवेबल से, इंक्लूडेड अ चेक, उसमें वो चेक इंक्लूड है 3,600 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ 3,800. मतलब ये जो रिसीट आई थी ना, इसके अंदर ये जो रिसीट आई हैं इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी ये चेक इंक्लूड है.
मैं यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा जो रिसीट्स आई थी उसके अंदर ये चेक ऑलरेडी इंक्लूड है। कितने का चेक था? 3800 का चेक था। और सेटलमेंट किस पे हुआ है? इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ 3600। इसका मतलब 200 रुपए का क्या है? बैड डेट कहीं नहीं लिखा। सेटलमेंट का मतलब बैड डेट नहीं होता, सेटलमेंट का मतलब होता है डिस्काउंट का। इन्होंने ये नहीं कहा कि रिटर्न ऑफ किया है। हाँ, सेटलमेंट करने के बाद बोला होता कि इसको राइट ऑफ कर दो या रिटर्न ऑफ कर दो तो बैड डेट होता। तो इसका मतलब है द रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड अ चेक फॉर 3600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ 3800, यानी जो 238,600 की पेमेंट रिसीव हुई थी, इसमें मल्टीपल पेमेंट्स होंगी, चेक होगा, कुछ कैश होगा, अलग अलग पेमेंट्स होंगी। तो उसमें से ही 3800 का कोई एक चेक था और उन्होंने कितनी पेमेंट की होगी? 3600 की होगी और 200 रुपये हमने डिस्काउंट में से क्या कर दिए होंगे? एडजस्ट कर दिए होंगे। तो फिर उसके बाद लिखा हुआ है this was returned by the bank, sorry, this was returned by the bank, this was returned मतलब जबरदस्त मेरा बच्चा। this was returned, अगर किसी बच्चे को रिटर्न से समझ में ना आए तो by the bank on 28 March marked insufficient funds। इसका मतलब 238,600 के अंदर 38 का जो चेक था, 3800 का चेक था वो इंक्लूड था और बैंक सेटलमेंट हो गई थी, हिसाब किताब बंद हो गए थे, यानी 3800 3800 की पेमेंट की जगह 3600 की पेमेंट हुई थी और 200 रुपए डिस्काउंट में क्या हो गए होंगे? माइनस कर दिए गए होंगे। मगर जब हमने हकीकत में देखा, हमने जब रियलिटी में देखा तो इसका मतलब क्या हुआ था कि यार ये चेक की अमाउंट जो थी 238,600 में थी तो बैंक ने तो उसको रिटर्न कर दिया और क्या ऑब्जेक्शन लगा दिया कि इनसफिशिएंट फंड। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये बाउंस चेक हो गया। मानते हो इस बात को? तो कितना बाउंस चेक हो गया मुझे बता सकते हो? 3600। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इधर देखिएगा, डिसऑनर्ड चेक। इसका मतलब ये वाली अमाउंट मुझे अभी तक मिली। अच्छा, इसकी दो ट्रीटमेंट है, आप रिसीट्स में से ही माइनस कर देते इसको, मगर आप वो भी तरीका सही था, मगर लॉजिक भी ये कहती है कि रिसीट्स 238,600 थी, इसका मतलब है ये 3600 रुपये का चेक इंक्लूड था। कुछ टाइम बाद पता चला कि ये बाउंस हो गया है तो इनसफिशिएंट फंड की वजह से, तो मैंने इसको दोबारा इस चेक की वजह से ट्रेड रिसीवेबल्स दोबारा क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि मुझे ये अमाउंट इन लोगों से लेनी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो था, जो 200 रुपये जो डिस्काउंट के जो थे आपके पास, तो जाहिर सी बात है हम पहले ही ऑलरेडी डिस्काउंट उसको कर चुके थे। तो इसका मतलब कितना कर चुके थे? 3500 का। तो इसका मतलब अब दोबारा हम इसको डिस्काउंट नहीं करेंगे, बल्कि ये चेक बाउंस हुआ है तो ये डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप यहीं 3500 माइनस 200 कर देते तो या 3300 हो जाता। नहीं तो आप क्या कर दोगे? इधर मेंशन कर दोगे डिस्काउंट अलाउड कितना? 200। तो ये आपके पास कितना हो गया? 3600 और 200 कितना हो गया? 200 हो गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिस्काउंट की वजह से ट्रेड रिसीवेबल्स कम होते हैं। तो मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि यहाँ 3800 रुपीज़ की पेमेंट रिसीट के अंदर इंक्लूड थी। जब इंक्लूड थी तो इसका मतलब 200 का डिस्काउंट दिया होगा, तो उस वक्त जब पेमेंट दे रहे थे तो उस वक्त माइनस कर दिया होगा डिस्काउंट में से, और रिसीट में से भी ये माइनस कर दिया होगा। मगर मुझे क्या पता था कि ये सेटबैक हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो मैंने 3600 से डिसऑनर्ड को क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। और ये 200 रुपये जो डिस्काउंट ज़्यादा चला गया था तो वो क्या कर दिया? दोबारा उसको अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ले आया, कम कर दिया। चाहे आप ये दोनों ट्रीटमेंट को यहाँ से माइनस कर दो या आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर दो। पहली ट्रांजैक्शन में सिर्फ इतनी ही बात लिखी हुई थी। अगर मैं दूसरी ट्रांजैक्शन को रीड करता हूँ तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो पिक कर सकते हैं, अगर नहीं एक वर्ड से आपको पिक करना होगा। ईवा लिटिल एंड जूनियर बोथ बाय फ्रॉम सेल टू ईच अदर। ईवा और जूनियर एक दूसरे को बेचते भी हैं और ख़रीदते भी हैं। एट 31 मार्च ईवा 2008 owed junior 5,000 and junior owed Eva 8,600.
तो मैंने बताया था जब इस तरह की दो अमाउंट्स आ जाए, दे एग्री टू ऑफसेट बैलेंस, दे एग्री टू ऑफसेट 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 बैलेंस, जबरदस्त बेटा। कॉन्ट्रा, द नेट अमाउंट बीइंग पेएबल बाय जूनियर इन ऑन 31 मार्च 2008। तो ये तो पता चल गया कॉन्ट्रा हो गया, कॉन्ट्रा की वजह से ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ दो अमाउंट दी हुई है, 5000 दी हुई है और एक 8600 दी हुई है। तो हम लोग यहाँ लोवेस्ट अमाउंट से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ओ लेवल्स में तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता नहीं है। अगर कॉन्ट्रा की दो वैल्यूज दी हुई हैं तो हम इसको लोवेस्ट अमाउंट में देखेंगे, तो जाहिर सी बात है 8600 और उसमें 5000 में से लोवेस्ट कौन सी है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, कॉन्ट्रा, ब्लैक से लिख रहा हूँ, ये वाली चीज़ें जो थी एडजस्ट हुई हैं, और जिसका कॉन्ट्रा का दूसरा नाम क्या होता है, सेट ऑफ कितना 5000। तीसरी एंट्री भी आप पढ़ के बता सकते हैं, इट वॉज एग्रीड that of 2300 from Alice Spring was bad and it was written off। इसका मतलब ये क्या हो गया, irrecoverable debt हो गया। bad debt नहीं कहेंगे ना लिखेंगे, irrecoverable debt कितना हो गया 2300। last line is again very important line, the total credit balance, the total credit balance in the sales ledger control account at 31st March 2008 वर 8340। मतलब टोटल क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, यानी माइनर बैलेंस दिया हुआ है। बच्चे क्रेडिट समझ के क्रेडिट पे लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस माइनर बैलेंस है, लिखेंगे कहाँ पर, क्लोजिंग का डेबिट पे लिखेंगे और ऑटोमेटिकली कहाँ पर आएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, बैलेंस CD क्रेडिट बैलेंस यानी माइनर बैलेंस कितना 8340। तो इसका मतलब जितनी मेरी रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल कर सकता था मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे कोई बच्चा बैलेंसिंग में हेल्प करके बता सकता है कौन सी साइड आपको हैवी लग रही है दिखने में, बता सकते हो, डेबिट या क्रेडिट, जल्दी क्विक। मैं वेट कर रहा हूँ, कौन सी साइड हैवी है, कितनी आ रही है मेरे बच्चा 647। एक मिनट मेरी बच्ची, आप कह रही हो 647 740 ऐसा, और सारी क्रेडिट की वैल्यूज़ को माइनस कर दो तो जो बैलेंस आएगा वो ऑफिशियल कैरेट डाउन होगा, कितना होगा बता सकती हो जी बॉस, 389900। तो इसका मतलब अगेन इस क्वेश्चन में क्या हो गया, एक मेजर बैलेंस हो गया और एक माइनर बैलेंस हो गया आपके पास। ये करना था 12 मार्क्स का, ये था। अभी भी रिकन्सिलेशन शुरू नहीं हुआ, रिकन्सिलेशन इसको नहीं कहते। तो नॉर्मल कंट्रोल अकाउंट्स का क्वेश्चन था, थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स के साथ था, तो इन्होंने वो दे दिया एग्री। सर 3 पॉसिबल रीजंस, 3 पॉसिबल रीजंस वाई अ ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट माइट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। 3 पॉसिबल रीज़न बताओ, यानी ट्रेड रिसीवेबल का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है। मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी बताया था। एडवांस पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पहला पॉइंट, यानी किसी कस्टमर से हमने एडवांस ले लिया है तो उसको वापस करना है। दूसरा ओवर और डुप्लीकेटेड पेमेंट्स बाय कस्टमर, यानी किसी कस्टमर ने ओवर पेमेंट या डुप्लीकेटेड पेमेंट कर दी है। और तीसरा आपके पास रिटर्न ऑफ गुड्स आफ्टर फुल सेटलमेंट्स, यानी जब सारा सेटलमेंट हो गया था बाद में ख्याल आया ये भी माल वापस करना है। तो इसका मतलब ये रीज़न्स होंगे आपके पास। 3 रीज़न्स मांगे थे, 3 रीज़न्स मैंने आपको दे दिए, और जो आपको कल थ्योरी लिखवाई है उसके अंदर भी लिखवा दिए। क्लियर। State 3 reasons for keeping control accounts. Number 1, to check arithmetical accuracy of ledger, to detect errors, to prevent frauds and misappropriation of funds, help in preparation of final accounts, to provide total trade receivables and total trade payable balances। 3 मांगे थे, मैंने आपको क्या दे दिए, 5 बता दिए। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।